जाएंगे संसार में, मिल जाएंगे संसार में। ऐसे ही देख रहे हैं कि अभिमान या अहंकार होने पर, ये भी एक उपाय है, अभिमान या अहंकार होने पर ये देख पाना कि सरलता या सहजता में ही हमारा सुख है। अभिमान या अहंकार जीवन में एक रोग है जो बाकी सभी दुखों के मूल में है, जड़ में है। ये जो अभिमान है ना, मैं कर रहा हूँ और वही करना सर्वश्रेष्ठ है, ये जगह है जो बाकी सभी रोगों को हमारे अंदर पैदा कर देती है, पैदा कर देती है। बिल्कुल, अभिमान अस्तित्व के विरुद्ध बात है, क्योंकि अभिमान का मतलब है अस्तित्व हमसे शुरू होता है। अभिमान का मतलब है अस्तित्व के केंद्र में मैं हूँ। अभिमान का मतलब है अस्तित्व गौण है, मैं प्रमुख हूँ। तोड़ने का उपाय भी उतना सिंपल है, अस्तित्व प्रमुख है, मैं गौण हूँ। ठीक है, अस्तित्व पहले से है, मेरा होना बाद में है। होने के बाद मैं कुछ कर रहा हूँ, करना और बाद में है। सारा अहंकार करने को लेके है, होने को लेके भी अहंकार नहीं होता। करके हम कुछ हुए हैं, इस बात का अहंकार है। अहंकार सारा करने के ऊपर खड़ा है। करने के पहले हमारा होना है, जो अस्तित्व सहज है, ये बात दिख जाए, अहंकार कम हो जाता है। दिख जाए कि अस्तित्व का होना पहले है, उसके सारे सहयोग के साथ मैं कुछ कर पाता हूँ, अहंकार कम हो जाता है। ये इतने सारे बिंदुओं में से जो बिंदु आपको स्ट्राइक कर जाए, जो अपने लिए हिट करे, जो अपने को ठीक लगता हो, उस बिंदु को पहचान करके स्मृति में बनाए रखना मूलभूत अभ्यास है, मूलभूत अभ्यास। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से जब कभी भी अभिमान या मूलभूत सच्चाई ध्यान से हट जाए, अभिमान या अहंकार उभर आए, उस समय अपना निरीक्षण करके ये देख पाना कि अहंकार या अभिमान की स्थिति में हमको एक असहजता महसूस होती है, एक अनकम्फर्टनेस महसूस होता है। कहीं न कहीं बाहर से ध्यान पाने की, पहचान पाने की कामना बढ़ती चली जाती है, जो हमको बेचैन किए रहती है। इस बात को पहचान पाना हमको अहंकार से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। और बाहर निकलने का उपाय एकदम सिंपल है, इन मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को वापस लेके आ जाए। कुछ कह रहे माइक? बस अभ्यास पर, माइक दे दीजिए इधर जरा। अभ्यास पर हम केंद्रित होकर बात करेंगे। यहाँ पे जो अभ्यास में जा रहा हूँ, तो जैसे बुद्धि के लेवल पे अहम भाव आ जाता है मैं, और वो मैंपन है। तो मैंपन का अभाव जहाँ बुद्धि का अस्तित्व खत्म हो जाए या बुद्धि का अमल खत्म हो जाए, तो वहाँ ऊपर बताया, फिर बुद्धि के ऊपर जो है वो बात हो रही है कि वहाँ पे मैं मूल स्वरूप में, अपने शाश्वत स्वरूप में हूँ। तो जब बुद्धि का मैंपन खत्म हो जाए, वहीं से अहंकार रहेगा, वहीं से खत्म होगा। दो तीन बात मैं कहूँगा। अभ्यास की दृष्टि से इतना ही पहचानना महत्वपूर्ण है कि अहंकार सेल्फ में होता है, जीवन में होता है, सेल्फ में होता है। अभ्यास की दृष्टि से उतना ही पहचानना महत्वपूर्ण है। सेल्फ में वो मन में है कि बुद्धि में है, ठीक है, उस जगह का कोई ट्रीटमेंट का मतलब नहीं है, उस डिटेलिंग का अभ्यास की दृष्टि से मतलब नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से कोई करना चाहे तो कर सकता, और उसको किसी अध्ययन सत्र में हम भी कर देंगे। लेकिन यहाँ के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि अहंकार जीवन का एक रोग है, उसको पहचान लेना ही पर्याप्त है। कहाँ है जीवन में, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उससे कुछ अभ्यास में फर्क नहीं पड़ेगा, मन में हो तो, बुद्धि में हो तो, कहीं और हो तो, फर्क क्या पड़ना है, अभ्यास यही रहेगा। एक बात तो मैं ये कहूँगा कि कहाँ है वो बहुत गौण है। दूसरा, अल्टीमेटली आप देखेंगे मूल स्वरूप क्या है। हमारे मूल स्वरूप से भी फंडामेंटल चीज़ ये है कि अस्तित्व कैसा है, ठीक है। तो हम जो डिस्क्रिप्शन को शुरू कर रहे हैं, जिस रियलिटी पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं, वो तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि अस्तित्व का ही मूल स्वरूप क्या है। तो अस्तित्व का मूल स्वरूप ही दिखाई दे रहा है कि एग्जिस्टेंस जो है अल्टीमेटली कोएग्जिस्टेंस के रूप में है।
जहाँ बहुत सारे लोगों का योगदान, बहुत सारी प्रकृति का योगदान, हमसे पहले के लोगों का योगदान, नियम का पहले होना, हमारा करना बाद में होना, हमारे होने के बाद हमारे करने की बात होना, ये सारा जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एग्जिस्टेंस कैसा है, फंडामेंटली एग्जिस्टेंस का मूल स्वरूप क्या है, हम तो उसी को आधार बना रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस के मूल स्वरूप को आधार बनाने से हमारी स्थिति स्वाभाविक वो बन जाएगी कि हम अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे, ठीक है। और हमारा मूल स्वरूप तो सहज सरलता का ही बनता है। मूल स्वरूप इन द सेंस कि जिसमें रहने से हम अपने को स्वभाव गति में पाते हैं। अहंकार वो जगह है जिससे हम अपने को आवेशित गति में पाते हैं, एबनॉर्मल स्टेट में पाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पाते हैं। सरलता वो स्थिति है जिससे हम अपने को नेचुरल नॉर्मल स्टेट में पाते हैं। तो मूल अभ्यास तो ये है कि उस मूलभूत सच्चाई को पकड़ के ध्यान में बनाए रखा जाए परमानेंटली। अपनी तरफ से ये प्रायरी हम अभ्यास कर रहे हैं, ये पकड़ने की ज़रूरत है। ये बात भी कि मैं किसी भी अभ्यास को इस जगह से नहीं शुरू कर रहा हूँ कि रोग का इलाज कैसे करें। तो अहंकार पैदा हो जाए तब क्या करें, मैं इस पर बात नहीं शुरू कर रहा हूँ। मैं तो शुरू इस जगह से कर रहा हूँ कि अहंकार का कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव भाव सरलता है। तो सरलता का हम पहले से ही अभ्यास करते रहें, उसके लिए हम क्या करें। तो हमारा अभ्यास तो यहाँ खड़ा है कि रोग पैदा ही नहीं हो, उसके लिए क्या करें। पैदा हो जाए फिर क्या करेंगे वो भी देख लेंगे, पर मूल अभ्यास ये है कि रोग पैदा ही नहीं हो, उसके लिए क्या करें। बोलते हैं और 4 आदमी नमस्ते नहीं किया ना, चोट लग जाती है हमको, ठीक, हमको चोट लग जाती है, ठीक। हाँ जी, वही बता रहा हूँ। हमको अगर अहंकार हो और हम ऑफिस में घुसे और 4 आदमी नमस्ते नहीं करे, चोट लगती है कि नहीं लगती है। देखिए ना, जितना ज़्यादा अहंकार होगा उतनी ज़्यादा चोट लगेगी जी। जी, अहंकारी भी चोट लगाने का प्रयास करते ही रहे। देखिए, अगर टेढ़े मेढ़े हैं ना तो फंसते ही रहेंगे, ये समझना जरूरी है। सरलता का मतलब होता है इतना सीधा होना कि किसी भी परिस्थिति में निकल सके। जितनी गांठें लगाते जाते हैं ना, उतना उसका पार होना मुश्किल हो जाता है, फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पागल भी समझते हो, अब जो भी समझ लीजिए। बट अहंकार से सबसे ज़्यादा चोट तो हमको खुद ही लगती है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अगर हम उलझे हुए हैं, चोट तो सबसे ज़्यादा अपने को ही लगती है, क्योंकि हम हर आदमी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अगला बहुत बार दे पाता है, बहुत बार नहीं भी दे पाता है। और जितनी बार वो हमको नहीं मिलता है उतनी बार हमको चोट लगती है। चोट अभी सुना रहा हूँ। स्लाइड को कम पढ़िए, कोई चिंता नहीं करिए। बर्नार्ड शॉ की एक कथा है। बर्नार्ड शॉ जो थे ना, जानते हैं नाम? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ काफ़ी फेमस आदमी हुए हैं। बहुत सारी उन्होंने मतलब किताबें वगैरह लिखी हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक हैं वेस्ट के। उन्होंने एक बार व्यंग्य में कहा है, वो क्रिश्चियनिटी का या यूँ कहना चाहिए बाइबल का काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है उन्होंने। तो जब नई नई ये खोज हुई थी कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है कि सूरज धरती के चारों ओर घूमती है, तो साइंस की खोज में ये निकला कि सूरज जो है वो केंद्र में है, धरती उसके चारों ओर घूमती है। बाइबल का पोजीशन उल्टा है। बाइबल कहती है, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, कि धरती केंद्र में है, सूरज उसके चारों ओर घूमती है, ठीक ठीक। तो जब ये नया शोध हुआ तो लोग बर्नार्ड शॉ के पास गए, क्योंकि बर्नार्ड शॉ बाइबल को क्रिटिसाइज़ करते थे। तो लोग गए उनके पास, गए कुछ मसाला मिल जाएगा इनसे, मतलब ये बाइबल को क्रिटिसाइज़ करेंगे और जो साइंस की खोज है उसको सपोर्ट करेंगे, इस उम्मीद से लोग गए थे। उन्होंने कहा, देखो बाकी सब मामलों में मैं भले बाइबल के विरोध में हूँ, लेकिन इस बात में तो मैं बाइबल के पक्ष में हूँ कि धरती केंद्र में है, सूरज चारों ओर घूमती है, ठीक है। लोग बड़े सरप्राइज्ड हो गए कि भाई ऐसा आदमी कैसे बकवास की बात कर सकता है।
तो लोगों ने उनसे पूछा कि क्यों आपको ऐसा लगता है। कहा अब तुम ही बताओ, जिस धरती पे बर्नौट शॉ रहता हो वो किसी और का चक्कर लगा सकती है क्या? तो अहंकार ऐसे एक्सप्रेस करता है अपने को कि हम जहाँ हैं उस बाकी सब लोग हमारे इर्द गिर्द हमारे हिसाब से चलेंगे, हम थोड़ी दूसरे के हिसाब से चल सकते जी। अहंकार की पहचान है कि हम चाहते हैं बाकी सब हमारे हिसाब से एडजस्ट करें। हम कैसे कर सकते हैं जी? हम तो केंद्र में हैं, हमारे अराउंड बाकी चीज़ें सजेगी। वो किसी मूवी का लाइन है ना, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। कौन सी मूवी का है? जंजीर का। तो अहंकार ऐसा जगह है, ठीक है। बहुत सारे वेरिएशन हैं इसके अहंकार के। आदमी बहुत विनम्रता से भी प्रस्तुत होता है ना, और कहता है मैं तो दास हूँ, ठीक है, मैं तो आपकी दासी हूँ, ठीक है। खाली कह दीजिए कि सचमुच दासी हो, चरण पे पड़ी रहा करो, उठो न, ठीक है। वो अभी बता देगी कि कितनी दासी है और कितनी नहीं है, ठीक है। ये जो अगला कहता भी है ना कि हम तो बड़े दास हैं, हम तो बड़े विनम्र हैं, हम तो बड़े सिंपल हैं, हम तो दास भाव से ही जीते हैं जी। तो आपके पैरों की धूल है। पैरों की धूल है, आप कुछ नहीं करिए, अपना पैर उठा के उसके सिर पे रख दीजिए, फिर देखिए वो पैर की धूल है कि मस्तक का धूल है, अभी पता चल जाएगा। तो बहुत बार जो हम ये भाषा भी बोल रहे होते हैं ना कि हम बड़े विनम्र हैं, पुराने ज़माने में लोग चिट्ठी में लिखा करते थे आपके चरणों की दासी, अब आजकल तो लिखना बंद कर दिए हैं। सही बात है। तो ये जो हम कह भी रहे होते हैं ना, विनम्रता को प्रदर्शित भी कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर भी एक अहंकार छुपा होता है कि देखो हम कितने विनम्र हैं और ये कितना एरोगेंट है। ये अपने आप में एक अहंकार है जी। हाँ, वो टोन से पता लग जाता है, टोन चलता ही है जी, चलता ही है जी। तो अहंकार के कई सारे वेरिएशन हैं। ये सरलता के बताने से है, तो दिखता ही है, इसीलिए तो ऊपर लिखा है भाषा में, मुद्रा में, शरीर विन्यास में, ये सब में सरलता दिखाई देती है। मेरे बोलने के लहजे से आपको पता चलता है कि सरलता दिखा रहा है कि अहंकार दिखा रहा है। अगर ये नहीं पता चले, चोट क्यों लगती है हमको इतनी? चोट इसीलिए तो लगती है क्योंकि हमको अगले का अहंकार दिखाई देता है, दिखाई देता है, तो हमको भी चोट लगती है, और जो अहंकार रख रखा है उसको भी चोट लगती है, उसको भी चोट। अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नेस्ट मानने की प्रवृत्ति। हिंदी कठिन हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर मानने की प्रवृत्ति है। ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसलिए क्योंकि आज के समाज में हम ज़्यादातर स्टेटमेंट तुलना से ही बोलते हैं। दूसरे की तुलना में हम कहाँ खड़े हैं, इसी से सारी बात देखी जाती है आज के दिन। ज़्यादातर बात दूसरों की तुलना में देखते रहने से आदमी कौन नीचे होना चाहेगा जी। ठीक है, माइक दे दीजिए। इसके पहले हम लोगों का जो टीम में काम हो रहा था, वो यहीं पे शब्द आकर के बार बार बोला जाता था। 10 बार हमने चेक करा कि सारी घटनाओं में रिलेटेड हो क्या रहा है। ये जो पुरुष प्रधानता है वो ऐसा लग रहा है कि जेनेटिक ही होगी, मतलब वो जीन्स में ही है, और वो ऐसा लग रहा है कि प्रकार का डीएनए वो खत्म ही नहीं होना है। मतलब कहीं भी आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाओ किसी भी क्रिया को, तो जो पुरुष प्रधानता है वो चाहे किसी ऑफिशियल वर्क में ले लें या कहीं भी, वो अपने आप झलकता है, दिखता है, महसूस होता है। तो इस पर मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि ये जो पुरुष प्रधानता है ये किसमें है? ये बॉडी को लेकर के बात है या फिर सेल्फ को लेकर के है क्या? नहीं नहीं, अहंकार तो सेल्फ में है। अहंकार कहाँ है का उत्तर तो एकदम क्लियर है, बॉडी में नहीं है, सेल्फ में। तो फिर जैसे अभी कहें कि जो दूसरा जिनको हम कह रहे हैं कन्या माता, तो उनके अंदर भी तो सेल्फ है ना। लेकिन ये पुरुष के सेल्फ में इतना क्यों? हाँ, ये अच्छी बात है। इसका मतलब तो इतना ही है कि बचपन से जिस तरह की हमारी परवरिश हुई है,
जिस तरह से हमारा जीने का डिजाइन बना हुआ है, जैसा हमने शुरू से होते देखा है, ठीक, उस कारण से वो है। जिन समाजों में ऐसा नहीं है वहाँ बहुत नहीं भी दिखता है, ठीक, ये बात भी उतनी ही आसानी से दिखती है। उसी तरह से इस अहंकार के विरोध में कई जगहों पर महिलाएं खड़ी भी दिखाई देती हैं, कहीं बहुत मुखर हैं, कहीं अंदर अंदर ही हैं, बट वो विरोध भी दिखाई देता है। कई बार उस एक्सट्रीम के कारण महिलाएं भी दूसरे अहंकार के छोर में खड़ी हो जाती हैं, वो भी दिखाई देता है, वो भी दिखाई देता है। तो इसका कारण तो सामाजिक प्रवृत्ति है। इसमें एक और चीज भी मैंने जो पिछले 8-10 साल में काम किया तो समझ आ रहा है कि पिछले 5 साल पहले हम जा रहे हैं तो पुरुष कमजोर होते जा रहे हैं, महिला प्रबल होती जा रही है, ये भी देखने को मिल रहा है। मतलब रियलिटी में हम देख रहे हैं कुछ, लेकिन अभी जो समाज में विश्लेषण करने जा रहे हैं तो अधिकतर पुरुष दिखाने के लिए मजबूत होगा, लेकिन सरेंडर कर दिया कहीं ना कहीं उसने अपने आप। ये रोज 3 बार कहा करिए, महिलाओं को तसल्ली मिलेगी। वो दीदी कह रही है बहुत तसल्ली मिलेगी। 90% केसेस में क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि समाज में जो चीज घट रही है तो बहुत सी जगह ऐसा मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि पुरुष अपने आप को भी कमजोर महसूस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उस चीज का भय है कि बाहर यदि कहीं कुछ ओपन हुआ तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, वो चुपचाप सहरा ओपन करेंगे, है ना। दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है कि ये कहीं हमारे पूर्व जीवन यात्रा से रिलेटेड कोई बात तो नहीं है कि उस संस्कार को लेकर के हम चल रहे हैं अभी वो हमारा इस शरीर यात्रा में। ये तो मैं अभी ढूंढ के बहुत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बात सही है कि आजकल कई पुरुष भी जो है वो प्रताड़ना में दिखाई देते हैं, इसमें तो कहीं शक नहीं है, ठीक है। एक्चुअली कुछ लॉ ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि सारे इफेक्ट आए। कई कारण हैं, बट अभी हम उस डिटेल में नहीं जाते। मुख्य बात यह है कि प्रताड़ना में कोई भी होने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं अभी ब्रेक में कहानी सुना रहा था, ये सब अहंकार के डिज़ाइन ऐसे ही होते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है कि उसने कहा कि घर के बड़े बड़े निर्णय मैं लेता हूँ, छोटे मोटे निर्णय हमारी पत्नी लेती है। कहा क्या निर्णय लेते हो तुम भाई बड़े बड़े? कहा भारत का चीन और अमेरिका के साथ विदेश नीति क्या होना चाहिए इस पर सोचने का काम मैं करता हूँ। ठीक है, न्यूक्लियर वार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस पर मैं तय करता हूँ। ठीक है, कहा फिर पत्नी क्या करती है? कहा बच्चे को किस स्कूल में पढ़ना चाहिए ये पत्नी तय करती है। घर में खाना क्या बनना चाहिए? जी सही बात है, घर में क्या बनना चाहिए, पड़ोसी के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, रिश्ते को किसके साथ मेंटेन करना है और किसके साथ नहीं करना है, ये सब पत्नी तय करती है। तो रुक के देखने की ज़रूरत है कि ये दोनों में किससे हमारा लाइफ ज़्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल। ये यहाँ पे एक सच्चाई है जो शब्द लिखा है जी, सरलता, ये इतना सरल तो नहीं है कि सरल हो जाए। वो सरलता के लिए तो दोनों के भावों से, दोनों जो पुस्तक है और अस्तित्व है, दोनों को उसके बाहर ही आना पड़ेगा तभी तो। वही आता हूँ, अभी एक एक करके आता हूँ कि कैसे इससे बाहर निकल सकते। अभी तो हम थोड़ा ये बता रहे हैं कि अहंकार है क्या। ऐसे ही बहुत बार आदमी को अपना सामूहिक अहंकार नहीं दिखाई देता है। तो आप किसी एक जाति के हैं और कहें कि ये जाति श्रेष्ठ है, वहाँ बैठा हुआ हर आदमी सिर हिला देगा, किसी को चोट नहीं लगेगी, क्योंकि सामूहिक अहंकार है। दूसरी जाति वाले लोग वहाँ बैठे होंगे, अभी चोट लग जाएगी, चोट क्या लग जाएगी, फिर तो गुत्थम गुत्था हो जाएगा। ठीक, एक धर्म वाले बैठे हैं, आप कहिए ये धर्म श्रेष्ठ है। एक विचारधारा वाले बैठे हुए हैं, आप कहिए ये विचारधारा श्रेष्ठ है, हर कोई नारा लगा देगा, बिल्कुल ठीक, किसी को चोट नहीं लगती। ये अहंकार दिखाई नहीं देता क्योंकि वो सामूहिक अहंकार है हमारा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस समूह से बाहर वाला कोई होगा वहाँ, उसको तुरंत चोट लग जाएगी, उसको तुरंत चोट लग जाएगी। मैं बार बार सामूहिक अहंकार को बताने के लिए ओशो की वो कहानी सुनाता रहता हूँ, और मैं फिर से याद दिला दूँ, मैं जितने अंशों को बात करूँ उतने के लिए ही मैं जिम्मेदार हूँ, और जिस अर्थ में उसको एक्सप्लेन करूँ उसी अर्थ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो जी ये क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं कि अब मैं ओशो की एक कहानी सुना रहा हूँ
ठीक है। आप उनके पूरे साहित्य को लेके हमको कुछ पूछेंगे तो मैं दब जाऊंगा जी उस बीच में। ये क्लास चलाऊंगा कि वो 700 किताबों का एक्सप्लेनेशन दूंगा जी। ऐसे ही आप उसी कहानी की कोई और व्याख्या निकाल लें, मैं क्या कर सकता हूँ जी इसमें। तो वही एक स्टोरी सुनाते बार बार कि फ्रांस के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जो है ना, एक टीचर ने कहा, ठीक है, लॉजिक की क्लास में, तर्क की क्लास में, कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। बच्चों ने कहा सर कैसे सिद्ध कर सकते हैं आप ये बात को, लॉजिक की क्लास में खड़े हैं आप, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कैसे अपने को सिद्ध कर पाएंगे इतने सारे लोगों में। उसने कहा करके देख लेते हैं, तुमको भरोसा नहीं हो तो ये बताओ। कहा शुरू हो जाए फिर, तर्क क्या है। कहा ये बताओ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है। आप फ्रांस में ये सवाल पूछिएगा तो आदमी क्या बोलेगा, फ्रांस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वो पेरिस की एक यूनिवर्सिटी थी, उसने पूछा ये बताओ फ्रांस का सबसे बढ़िया शहर कौन सा है। पेरिस, बॉम्बे वाले बॉम्बे कहेंगे, दिल्ली वाले दिल्ली कहेंगे, भोपाल वाले भोपाल कहेंगे, इतना सिंपल है। तो उसने कहा पेरिस। कहा अच्छा ये बताओ पेरिस की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आप कानपुर वाले से पूछिएगा कौन सी IIT सबसे अच्छी है, कानपुर, ठीक है। कानपुर के अंदर भी हॉल 2 और हॉल 3 में जो है ना, 2 हॉल थे हमारे समय में, अब तो कई सारे हो गए, उस समय भी कई सारे थे, बट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे 2 हॉल और हॉल 2 और 3 में रहते थे। रात को ऊपर चढ़ के चिल्लाते थे हॉल 2 बढ़िया हॉल 3 खराब, एंड वाइस वर्सा। तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता था हॉल 2 का टेम्पो हाई है। तो ऐसा जो है ना वो चलता रहता, हॉल 2 में है तो हॉल 2 बढ़िया, हॉल 3 में है तो हॉल 3 बढ़िया, ठीक है। तो उसने कहा भाई पेरिस की ये कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी, तो जिस जो यूनिवर्सिटी थी वो यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी हो गई। कहा अच्छा ये बताओ इस यूनिवर्सिटी का सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट कौन सा है, फिलॉसफी। सब वहीं बैठे हैं। यहाँ तक सामूहिक अहंकार है, किसी को चोट नहीं लगी, ठीक है, बड़े अच्छे से नारा लगा लिए सब, क्योंकि सामूहिक अहंकार चल रहा है। अब यहाँ के बाद तो इंडिविजुअल तय होना है कि इन 30 में कौन, 40 में कौन बढ़िया है, अब वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब सिंपल लॉजिक चलता है कि ये बताओ इस डिपार्टमेंट का HOD कौन है, ठीक है, तय हो गया। ये सामूहिक अहंकार जब तक चल रहा होता है ना, हमको पता भी नहीं चलता है कि ये अहंकार है न कि वास्तविकता। मैं पिछला एक सेशन ले रहा था, उसमें NVC को लेकर कुछ बात कर रहा था। एक पीछे से खड़े हुए और कह रहे हैं अपने देश में ज्ञान कम है कि ये विदेशी की बात उठा के ले आए हैं आप। हमको दिखाई भी नहीं देता है कि अहंकार है, ठीक है। मैं तो रियल लाइफ बता रहा हूँ आपको। एक ने पीछे से कहा आप NVC की बात करते हैं, आपको पता है मार्शल रोजेनबर्ग का 2 या 3 बार डाइवोर्स हो चुका था। ठीक है? अब मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि उससे NVC में क्या कमी आ जाती है। और हमारे पास तो उसके साथ इतने अच्छे बैकग्राउंड हैं जी, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को हम ध्यान में रख सकते हैं, उसके आधार पर भाव को ठीक रख सकते हैं, और कुछ कमी रह गई उसकी NVC में तो भाई इम्प्रूव कर लो ना आप अपने लिए, ठीक है। लेकिन ये बता करके कि उसके 2 बार डाइवोर्स हुआ था, हम अपने अहंकार, और मुझे पता भी नहीं, मैं तो आज तक पढ़ा भी नहीं हूँ जी 2 बार हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। किसी ने कहा हमको पता भी नहीं कि फैक्ट क्या है, मैं देखने भी नहीं गया। लेकिन ये बता करके कहीं ना कहीं हम ये सिद्ध कर रहे होते हैं कि जो मेरे पास है वो ठीक है, ये सब बेकार की चीज़ें। ये अहंकार है जो ये कहवा रहा है उससे कि उसकी तो 2 बार डाइवोर्स हुआ था। ये जो दूसरे के कपड़ा फाड़ने में हमको इतनी रुचि होती है ना, ठीक है, वो ये अहंकार है कि हम अपने फटे हुए कपड़े को छुपाना चाहते हैं। हम अपने दूसरी बात भी तो निकल के आती है कि जिस जीवन को जिसने नहीं दिया है और वो दूसरे को यदि उसके अनुभव बता रहा है तो वो उतना प्रभावशाली थोड़ी होगा जी। ये जो इसलिए मैंने कहा कि जिस आशय से मैं बात करूं ना, उसी आशय में मैं बात कर रहा हूं, मुझे पता है इस आशय का, ठीक है। इसीलिए मैंने ये दूसरी बात कही कि प्रभावशाली उस आशय से तो नहीं हो सकता, ये बात ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देख रहा हूँ और मेरे लिए प्रभावशाली हो रहा है, अब मैं किसको वास्तविकता मानूं, जो मेरे ज़िंदगी में घटित हो रहा है उसको, या जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हो पाया उसको। हो रहा है जी, सकता भी छोड़िए, मैं तो अपनी ज़िंदगी बदल के खड़ा हूँ। कर ली जाए बात।
विशेषता तो यही है। और भाई किसी की परिस्थिति, किसी की अवसर, किसी की घटनाओं को आप अगर सिर्फ इस बात से देख रहे हो कि उसकी 2 शादी हुई थी, ये आदमी का आकलन होगा, या 200 जगहों पे उसने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दी, ये उसका आकलन होगा। आप देखिए ना पलट के 2 देशों के बीच की पॉलिसी को भी रिजॉल्व करने में उसने क्या योगदान दिया है। आप देखिए ना, अपने पहले लेक्चर में वो यूएस का होकर के किसी दूसरी कंट्री में गया जहां यूएस ने अटैक कर रखा था। आदमी हुटिंग शुरू कर ही देगा ना। आप पाकिस्तान जाके लेक्चर देना शुरू करो और इंडिया पाक में वार चल रहा हो, आदमी क्या करेगा आपके साथ? हुटिंग करेगा ना। उस हुटिंग को भी 3 से 4 मिनट में उसने रिजॉल्व कर लिया। ये कम लगता है आपको? हम क्या करते हैं, किसी की जो 200 अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उस पर ऐसा आंख बंद कर लेते हैं, और ये जो एक छेद दिखाई देता है ना, बस वहाँ अटक जाते हैं। तो हमको ये देखने की ज़रूरत है कि हम सत्यान्वेषण कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं, कि छिद्र की खोज कर रहे हैं, छिद्रान्वेषण की सत्यान्वेषण। ये सवाल पूछने की ज़रूरत है अपने से। किसी की 200, 300, 400 केस की अच्छाइयाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, उसके आधार पर लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई, ये दिखाई नहीं दे रहा है। 2 शादी करी कि 2 डाइवोर्स हुआ, भगवान जाने क्या हुआ, वो दिखाई देता है हमको। तो ये जो 200 उपलब्धियां हैं उसकी अलग अलग जगह की, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करके, उस पे आंख बंद करके हम एक चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये किसी का एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन है क्या? हमारे 8 दिन के बोलने में कोई एक शब्द आपको ठीक नहीं लगे, वो एक शब्द लेकर के आप हमारा कपड़ा फाड़ें और कहें कि ये वर्कशॉप खराब है, ठीक है, से हम बेकार है, ये मेरा एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन होगा क्या? एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन अगर करना है तो पूरे 8 दिन की बात करनी पड़ेगी ना जी। माइक प्लीज। ये क्या बात चल रही है, वो बात दिमाग में आती आ रही है, उनको सॉल्व नहीं करेंगे तो इसलिए वो बात रखनी पड़ती है। जैसे अभी हम जितनी भी बात करते हैं, हम शिक्षा में भी, विद्यालय में भी लगभग इसी प्रकार की, तो हमारे सामने 2 चीज बार बार आती है कि हम जहाँ खड़े हैं, जिस जगह खड़े हैं, जिस देश में खड़े हैं, उस देश में खड़े होकर के जब हम दूसरे देश की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब एक अंदर का जो भाव है, जैसे मैं राम के रावण की बात नहीं करता हूँ, शिव के शिव की बात नहीं करता हूँ, कृष्ण की कृष्ण की बात नहीं करता हूँ, उनके द्वारा ऐसी कई प्रकार की घटनाएं जो दी हैं, जिनसे एक आमूल परिवर्तन एक युग में कभी तो हुआ ही है। आज हम उन उदाहरणों को लेकर के जब समाज के बीच में जाते हैं तो वो कई भावनाएं आज से होती समझ में आती हैं, और वह मेरे को लगता है कि मैं अपने आप में दोषी हूँ कहीं ना कहीं, कि मैंने अपनी जमीन और अपने ही स्वयं को नहीं पहचाना है, और मैं आज पर को दूसरे के सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। मुझे मतलब आज होता हूँ तो वो नहीं समझ आता है। काश यही बात आप मोबाइल और माइक यूज़ करते समय भी कहते कि बाहर से आई हुई चीज़ है, हम अपने यहाँ बनाएंगे फिर यूज़ करेंगे। ये माइक यूज़ करते समय तो नहीं बोलते हैं, मोबाइल यूज़ करते समय तो नहीं बोलते हैं, ये रिकॉर्डर हाथ में लिए हुए तो नहीं बोलते हैं, और अगर बना भी रहे हैं अपना तो भी क्रेडिट दूसरे को देना बनता है कि भाई उसने किया था, वहाँ से इंस्पिरेशन लेके मैंने किया है। उसको क्यों धो देना चाहते हैं जी हम? उसको क्यों धो देना चाहते हैं? लेकिन मैं तो ये यहाँ तक भी देख पाता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल चीजें जो आज भौतिक जीवन को चलाने के लिए बनाई हैं, लेकिन इसके पहले जो शाश्वत है उसके भी तो जीवन चल ही रहा है ना। वैसे भी हमारी मुनियों में, हमारी पिछली पीढ़ी में वो चीजें बिना भौतिक साधनों, इससे ज्यादा आश्वस्ति, मतलब इससे ज्यादा सुखपूर्ण जीवन व्यतीत हो ही रहा। वही तो पर आप अगर आज की अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, उसमें जहाँ से जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारा सिंपल पूछना है, हमको जहाँ से जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? उस पर तो आता हूँ कि ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है पर एकदम सिंपल सी बात है जी, कि ये जो हमको अपने जगह की बात करें बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, बट दूसरे का कुछ अच्छा है तो उस पर आँख मूंदेंगे या उससे इंस्पिरेशन लेकर के हम भी आगे बढ़ेंगे? भैया यहाँ ये तकलीफ होती है कि दूसरे का
अच्छा मानते मानते ही 200 साल गुलामी में व्यतीत करने के बाद इस भारत की दुर्दशा हो गई थी। उल्टा है, उल्टा है। इसमें किया हमने ये है कि जो वहाँ का अच्छा था वो सब वहीं छोड़ दिया है, जो वहाँ का कचरा था वो सब उठा के ले आए। हमारे गाइड हमेशा ये बात कहते थे कि यूएस में 8 बजे अगर ऑफिस शुरू होता है ना तो ठीक 8 बजे शुरू हो जाता है, वो 8:05 नहीं होता है। 7:45 एंट्री है और 4 बजे बंद होता है तो 4 बजे ही बंद होता है। ठीक, सैटरडे संडे छुट्टी है तो छुट्टी है। ये नहीं होता है कि बॉस आपको फ़ोन करके कहे कि घर से ये भी काम कर दो। ठीक, हमको वो दिखाई नहीं देता है कि एक वर्क कल्चर ऐसा भी हो सकता है जहाँ 8 बजे का 8 बजे पंक्चुअलिटी हो और 4 बजे का 4 बजे वो हो। झूठ बोलने की समस्या आप सर्वे करके देख लीजिए कि इस देश में ज़्यादा है कि बाहर ज़्यादा है। हम तो खुला आमंत्रण दे रहे हैं आपको। ठीक, जो भी वहाँ गया हुआ हो एक्सपीरियंस करके देख ले कि कौन ज़्यादा है। ट्रैफिक की समस्या आप देख लीजिए यहाँ ज़्यादा है कि वहाँ ज़्यादा है। ठीक, किसी से भी पूछ के देख लीजिए। हमने तो ये किया है कि जो वहाँ का ठीक था उसमें से शायद ही कुछ लाया है, जो वहाँ का कचरा था वो सब उठा के ले आए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़े। जी भैया, यहाँ पे ये थोड़ा सा विराट रूप में जब देखते हैं कि 130 करोड़ की सामूहिक भाव के रूप में बंद करके जो कार्य अभी भी हो रहा है, 130 करोड़ जनरेशन के सामूहिक भाव के रूप में एक साथ एक कार्य को करने की जो भावात्मक जुड़ाव है, जो आध्यात्मिकता का जुड़ाव है, जो संबंधों का जुड़ाव है, वो बाहर से कितना भी फूटा बिखरा दिखता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्निहितता तो वो समझ आती है। और जैसे मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, मैं एडम स्मिथ को पढ़ाता हूँ, मार्शल को पढ़ाता हूँ, ऑफिस को पढ़ाता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं कोटिल को क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। अजय कोटिल का बहुत बड़ा दृष्टांत है। जब मैं उनकी बात करने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि समष्टि प्रभाव में उन्होंने व्यष्टि और समष्टि को एक ही रूप में डिजाइन किया है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। वही देखिए अब क्या है इसके आगे। अब जो हम डिस्कशन करेंगे ना वो अध्ययन सत्र का डिस्कशन है, अभ्यास सत्र का बिल्कुल नहीं है। इसलिए अभ्यास की जगह पे क्या काम है, एकदम सिंपल काम है। अहंकार है कि नहीं अपना, उसको पहचान लिया जाए, है तो उसके उपाय के रूप में सरलता का अभ्यास कर लिया जाए। भैया स्लाइड वो हो गई है, कुछ नहीं, एक क्लिक कर देने की जरूरत है बस वहाँ। एक बार स्लाइड बढ़ा दीजिए बस वहाँ से, और कुछ नहीं। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। तो ये रोग एक बार पकड़ में आ गया अपना ना तो इलाज कर लें, इतने भर का समाधान है। बाकी डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट जितना भी करेंगे वो सब अध्ययन सत्र की वस्तु है, अभ्यास सत्र के लिए वो यूजलेस है। 2 मिनट दीजिए हमको, हम पूरा कर देते हैं इसको। अभ्यास की दृष्टि से बात को करेंगे ना, इनका बहुत मतलब नहीं है इन बातों का। अभ्यास क्या है, अगर हमको अपने में दिखाई दे रहा है अहंकार, तो सरलता लाने के लिए क्या करें, किस बात को ध्यान कि उस काम को चलने में हम सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन देखते हैं, बाकी किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं देखते। जैसे ये वर्कशॉप कंडक्ट हो रहा है, अगर इसमें हमको सिर्फ अपना ही कंट्रीब्यूशन दिखाई दे तो हमको लग सकता है कि मेरे कारण ही दुनिया चल रही है। ठीक है, हम ऑफिस के प्रिंसिपल हैं, हमको लगता है हमारे कारण ही दुनिया चल रही है। ठीक है, हमको ये देखना ज़रूरी है कि हम लाख प्रिंसिपल के रूप में बैठे रहें, बाकी काम करने वाले लोग नहीं हो तो क्या कर लेंगे जी। वो किसी मूवी का है ना, शोले या किसका, वो कहता आधे इधर आओ आधे इधर जाओ बाकी हमारे पीछे आओ। ठीक है, वो ऐसा स्थिति हो जाता है जी। हमको दिखना ज़रूरी है कि इस एक काम जिसको हम कर रहे हैं ना, उसके पीछे सैकड़ों लोगों का अलग अलग तरह से एफर्ट। ठीक, यहाँ की व्यवस्था से लेके रहने खाने के लॉजिस्टिक से लेके आने जाने से लेकर के लोगों के संपर्क से लेकर के रुकने के इंतज़ाम से लेकर के कंटेंट के डिज़ाइन डेवलपमेंट से लेकर के, ठीक, ये जितना इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं हम वो सब से लेकर के आप गिनते जाएंगे ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सैकड़ों हजारों लोगों का आपको इसमें कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा। पूरी प्रकृति का ठीक, जिसमें से 2-4 चीज़ें भी नहीं होती तो हम इस तरह से नहीं रन कर सकते थे इतना स्मूथली। प्रोजेक्टर नहीं होता ना तो भी इतना स्मूथली नहीं रन कर सकते थे जी। बाकी चीज़ों को तो छोड़िए, माइक नहीं होता तो भी नहीं कर सकते थे। और क्या, हमको बाकी किसी का कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं देता है। अहंकार के हटने का जो सबसे सरल तरीका है वो ये है कि बाकियों के कंट्रीब्यूशन को भी हम उस काम में रिकॉग्नाइज कर सकें।
उसका वो हो गया होगा, चार्जर ऑन करना पड़ेगा। इसीलिए कृतज्ञता बहुत बड़ी चीज़ है। तो बाकियों का ये है कि दुनिया में जितने भी विकास हो रहे हैं, चाहे वो वैज्ञानिक विकास हो, ये सारे मनुष्य के जो है मानव की साझी विरासत है, जी मानवता को आगे ले जाने के लिए है और उनकी सुविधा के लिए है ही। तो हमको ये दिखना ज़रूरी है कि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा होमवर्क है। आज भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, पास्ट का देखिएगा तब तो बहुत सारा है। मैं बार बार कहता हूँ कि आग की खोज नहीं हुई होती, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आज हम रॉकेट बना लेते क्या? आज भी हम पत्थर घिस के आग की खोज कर रहे होते। वो कंट्रीब्यूशन हमको दिखाई नहीं देता है दूसरे का, इसलिए अहंकार इतना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा दूसरे का कंट्रीब्यूशन दिखाई देना शुरू होता है ना, और अपना कंट्रीब्यूशन उसमें एक हिस्सा के रूप में दिखाई देता है, अहंकार उतना संतुलित हो जाता है। सारे अहंकार का मुख्य मतलब यह है कि मुख्य कंट्रीब्यूशन तो मेरा ही है, बाकी सब तो ऐसे ही है। टीम में भी अगर ये अहंकार आ गया ना और लगने लगा कि मेरा ही कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक है, टीम टूट जाएगी, एक टीम नहीं चलेगी। इसीलिए दूसरों से लड़ने तक तो फिर भी टीम बनी रहती है, जिस दिन खुद पावर में आ जाते ना फिर आपसी लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि अहंकार खड़ा है, दूसरों से लड़ने तक तो हम भूले रहते हैं कि हम बिहारी हैं, कि हम बंगाली हैं, कि हम मराठी हैं। जब तक पाकिस्तान से लड़ना हो ना तब तक तो हम भारतीय हैं नारा लगता है। जिस दिन वो लड़ाई ख़त्म हो जाती ना, उस दिन हमको याद आने लगता है कि तुम मराठी हो, तुम बंगाली हो, तुम बिहारी हो, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, ठीक है, या तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमाके हो। इतने टुकड़े कर रखे हैं जी कि ब्राह्मण के अंदर भी 24 कैटेगरी है। बाहर से कह लेते हैं ब्राह्मण जाति एक, अंदर घुस के देखिए तो पता चलता है कि वहाँ कौन कौन सी कैटेगरी है और क्या घटित हो रहा है। तो अहंकार की जगह से देखते हैं ना, तो अपना कंट्रीब्यूशन ही हमको सबसे प्रमुख दिखाई देता है। दूसरों के कंट्रीब्यूशन को उपाय क्या है? एकदम सिंपल। दूसरों के कंट्रीब्यूशन को हम जितना जितना देख पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, दूसरों का योगदान हम जितना जितना देख पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उतना उतना ये दिखाई देता है कि अपना अहंकार समाप्त होता जाता है। क्लियर करना चाहते हैं जी, सामूहिक अहंकार का तो इलाज कहाँ है? सामूहिक अहंकार का इलाज दूसरे समूह के साथ मिलने पे पता चलता है। इलाज तो एकदम सिंपल है, अपने समूह से बाहर वाले लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा जाए। जैसे हम हिंदू हैं, अगर हमको लगता हो और उसका अहंकार हो, तो हिंदू से बाहर वाली जाति ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसको देखना शुरू करेंगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा, वो अहंकार खत्म हो जाएगा। भैया, लेकिन जब सामूहिक अहंकार की बात करते हैं तो जिस तरह का ग्रुप होता है वो उस तरह का दूसरे प्रतिरोधी ग्रुप के बारे में हंसी मजाक करता रहता है। जैसे अब अगर कुछ पुरुष बैठे हैं तो महिलाओं को टारगेट करते हैं, कुछ महिलाएं बैठी तो वो पुरुषों को टारगेट करती हैं। जब सामूहिक अहंकार की बात आती है तो जो मतलब क्या ये ऐसा है कि हमने अपने अंदर एक मान्यता बना के रखी है कि पुरुष को ऐसा होना चाहिए, नारी को ऐसा होना चाहिए, और वो टेंडेंसी बन चुकी है हमारी। अगर हम उसके विपरीत कुछ काम करते हैं तो हमें लगता है ये पुरुष वाला काम नहीं है, ये महिला वाला काम नहीं है, उसमें हम अपने आप में छोटापन फील करते हैं। क्या ऐसा होता है? जी, हो ही सकता है। अभी जो हम कह रहे वो एकदम सिंपल बात कह रहे कि अहंकार को तोड़ने का उपाय ये है कि दूसरों के कंट्रीब्यूशन को देखा जाए। तो अगर अपना अहंकार है तो बाकी लोगों के कंट्रीब्यूशन को देखा जाए। अपने किसी ग्रुप का अहंकार है, उस ग्रुप से बाहर वाले लोगों के कंट्रीब्यूशन को देखा जाए। ये प्रक्रिया है जिससे अहंकार टूट जाता है। मतलब उस ग्रुप में भी तो एक कोई ऐसा होना चाहिए, एक या दो लोगों की दृष्टि ऐसी हो और दूसरे लोगों का ध्यानाकर्षण। मेरी दृष्टि ऐसी होगी तो मेरा अहंकार टूट जाएगा, फिर दूसरों का ध्यानाकर्षण कराने का सोचेंगे। तो मैं भले हिंदू जाति का हूँ, लेकिन अगर हिंदू से बाहर वालों का कंट्रीब्यूशन मैं देख पाता हूँ तो मेरे को अहंकार तो नहीं रहेगा ना। अगर हमको दूसरों का भी कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है तो ये कम्प्लेक्स तो नहीं होगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। फिर बाकियों का अहंकार कैसे मिटेगा वो एक अलग मुद्दा है, पर अपने अहंकार से तो हमको मुक्ति मिल जाएगी ना जी। सॉरी, एक मिनट सुन लेते हैं। हाँ, छोटा सा बहुत छोटा सा प्रसंग है, मतलब वो भी आपकी तरह में किसी उसका नहीं है धर्म विशेष का, लेकिन वो चूंकि
अहंकार से मिलता जुलता है कि नारद जी को भी एक अभिमान बहुत हो गया था कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है, और वो बिल्कुल नारायण नारायण करते थे, हर पल हर क्षण नारायण नारायण नारायण। तो वो एक जगह जंगल में जा रहे थे, तो एक ऋषि मुनि अपनी भक्ति में लीन थे और वो उनकी भक्ति के दूर दूर तक चर्चे थे, तो उनको परीक्षण करने आए थे। तो वो अपने अभिमान को वहाँ आए थे कि मैं देखता हूँ, मैं इनको बताता हूँ कि मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो वो एक सेकंड के लिए रोकूंगा। ये ऐसे ही होता है, पूछते हैं ना अहंकार की क्या तकलीफ है। अहंकार की सबसे बड़ी तकलीफ है कि अगर उसको लगता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ ना, तो जैसे ही दूसरे की भक्ति की बात सुनता है ना, चोट लगनी शुरू हो जाती है। अहंकार की पहली तकलीफ यही है कि हम जैसे ही अपने को बड़ा मान रखे हैं जिस चीज़ में ना, दूसरे के बारे में जैसे ही वो बात सुनाई देती है हमको चोट लगती है। कहीं ना कहीं हम ईर्ष्या में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे को नीचा दिखाना हमारा प्रोग्राम बन जाता है, और ये पूरी प्रक्रिया अपने लिए दुखद है। और फिर वो ऋषि मुनि से जो भी उनका मतलब बात होती है, तो वो कहते हैं ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ, हम इस बारे में ढेर सारी बात करेंगे। पहले आप ऐसा कीजिए कि मुझे पूजा करनी है, तो आप भक्त तो है, ये भगवान की पूजा करना है, तो आप ये नदी पास में है, वहाँ से जल ले आइए। लेकिन जल के ये है कि उसमें आप एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो वो जाते हैं लेने के लिए, और जब मंडली में ला रहे होते हैं तो उनका पूरा ध्यान उस पर होता है कि जल की बूंद ना गिर जाए, और वो नारायण नारायण करना भूल जाते हैं। फिर जब वो लेकर आ जाते हैं तो कहते हैं लीजिए, आपकी शर्त के मुताबिक मैं कर ले आया हूँ, मैंने एक भी बूंद नहीं गिरने दी, और अब तो आप मानते हैं कि मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। तो कहते हैं जब आप वो पानी ला रहे थे, वहाँ से जब ला रहे थे, उस समय आपको कितनी बार नारायण का स्मरण आया था? फिर उनको वो रियलाइज होता है कि हाँ मैं गलत हूँ, नारायण जी को। ठीक बात है। तो ये जो प्रश्न तो वही है कि कलेक्टिव अहंकार का कलेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है, वो इंडिविजुअली है। कलेक्टिव सॉल्यूशन भी कुछ मिलेगा तो कर लेंगे, अभी इंडिविजुअल तो कर ले, अभी इंडिविजुअल तो कर लें, कलेक्टिव फिर देखेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था, अहंकार और गर्व में कुछ क्या फर्क है, और दूसरा ये कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का अहंकार के प्लस और माइनस डायरेक्शन है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अहंकार है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो डिप्रेशन है, अवसाद है। अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने अंदर वो तो अहंकार है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने अंदर तो वो अहंकार नहीं है, वो तो डिप्रेशन है, अवसाद है जी। हीन भावना, हीन भावना वो दूसरा छोर है। एक छोर अहंकार है, नॉर्मल से जो एक छोर है ऊपर वो अहंकार है, नॉर्मल से जो निचला छोर है गड्ढे में गिरा हुआ वो हीन भावना है, डिप्रेशन है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसमें आत्मसम्मान की क्या कैटेगरी है? एकदम सिंपल, जो सारा अहंकार है ना वो दो चीज़ों से पता चलता है। एक, दूसरों से तुलना में किसी न किसी रूप में वो खड़ा रहता है। थोड़ा बारीकी से देखिएगा ना, तो अहंकार दूसरों से तुलना में खड़ा है, जबकि आत्मसम्मान दूसरों के रेफरेंशियल नहीं है, सेल्फ रेफरेंशियल है। अहंकार जो है वो दूसरों के रेफरेंस में, आत्मसम्मान है तो दूसरों के प्रोग्रेस से हमको चोट नहीं लगती। अहंकार है दूसरों के प्रोग्रेस से हमको चोट लगती है। ठीक है, तीसरी बात कह रहा हूँ, अहंकार है तो दूसरे को भी चोट लगता है, आत्मसम्मान है दूसरे को भी तकलीफ नहीं होती। ये तीन बात मैं कह रहा हूँ। गर्व आप किसको कह रहे हैं वो देख लीजिए। अगर आत्मसम्मान को ही कह रहे हैं तो बात खत्म हो गई। अहंकार को कह रहे हैं तो आप नहीं ही कह रहे हैं, क्योंकि आप दो शब्द ला रहे हैं। तो आत्मसम्मान ज़्यादा अच्छा शब्द है उसके लिए मेरी नज़र में जी। वही उसको आत्मसम्मान ही कह रही हैं दीदी। अगर आप उसको उस तरह से कह रहे हैं तो आत्मसम्मान ही आशय। आत्मसम्मान सेल्फ रेफरेंशियल है, तुलना नहीं है उसमें। आत्मसम्मान के क्या लाभ क्या है? आत्मसम्मान का लाभ अगर ठीक से देखेंगे कि क्या है, तो वो तो जो कह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। हमारी जगह से तो हमको इतना ही लगता है कि अपना एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है, अपना ठीक ठीक आकलन होना, ठीक ठीक पता होना वो ज़रूरी है, क्योंकि उससे अपने ऊपर एक भरोसा बनता है कि मैं ये कर सकता हूँ,
ये जी सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस आता है और वो हमको एक तृप्ति देता है। अभ्यास के लिए आत्मविश्वास हो तभी आत्मसम्मान समझ में आएगा। अभ्यास के लिए तो एक सिंपल काम करना है कि जीने के केंद्र में स्वयं को देखने के बदले बाकी सभी के कंट्रीब्यूशन को देख सकें। रोग पहचानना हो तो 20 तरह से बात हो सकती है। उपाय पर बात करनी हो तो पहला बात ये ठीक लगता हो, नीचे का आप कुछ भी नहीं देखेंगे तब भी चलेगा। मैं बता दूं, अभ्यास में एक चीज़ पकड़ में आ जाए पर्याप्त है, जरूरी नहीं है सब पकड़ में आए। दूसरी बात लिखा है कि अस्तित्व में होने का प्रावधान होने के आधार पर ही हमारे करने की बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमको ये अहंकार हो सकता है कि हम दुनिया भर को समझा देंगे या हम समझा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आदमी के समझने समझाने का प्रावधान है, पॉसिबिलिटी है नेचर में, तभी तो हम कर पाते हैं। अगर ईंट पत्थर को समझाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हम कर पाएंगे क्या? अगर पेड़ पौधे को समझाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हम कर पाएंगे क्या? ठीक है, तो करने का पहला ज़्यादा महत्वपूर्ण है या करने के पीछे उसके होने का नियम अस्तित्व में है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है? होने का नियम है इसलिए हम कर पा रहे हैं। होने का जो चीज़ का नियम नहीं है, हम चाह करके भी नहीं कर सकते। तो होना ज़्यादा प्रमुख बात है, करना गौण बात है। मिट्टी पर खेती होती है तो हम कर पाते हैं, पत्थर पर खेती नहीं होती है, हम नहीं कर सकते। तो होना प्रमुख बात है, ना कि हमारा करना। सारा अहंकार करने पर खड़ा है, करना अहंकार के मूल में है। अगर हमको ये दिखाई देने लगे कि करना छोटी चीज़ है, होने का प्रावधान होना, होने का नियम होना, होने की व्यवस्था होना, उसकी संभावना होना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, अहंकार खत्म हो जाता है। सारा अहंकार शुरू होता है अपने करने से। उसकी जगह अगर होने का प्रावधान दिखने लगे कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, हमारा करना गौण बात है, बात खत्म हो जाती है। ये दूसरा जगह है अहंकार को ख़त्म करने का। अब इस दो में से जो भी बात आपको ठीक लगती हो ना, मूलभूत सच्चाई के साथ इस एक बात को वहाँ और जोड़ लीजिए। तो आदमी सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है के साथ एक बात और जोड़ लिया जाए कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके मूल में अस्तित्व में होने का नियम प्रमुख है। ये 4 के साथ वो 5वीं बात को ऐड कर लिया जाए, उसको ध्यान की वस्तु बना लिया जाए। पूरे समय स्नेह और सरलता दोनों का अभ्यास होते रह सकता है। ये बात समझ में आती? होने का नियम वो अकर्तापन का भाव। जी, होने के नियम में कर्तापन के भाव का अभाव है। इसीलिए तो कहा गया है कि ना तो कर्म होना, कर्म तो फल हो, कर्म का कारण। वही, मैं ये सब पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि कर्म के कारण के रूप में कर्ता को पहचाना जाता है, लेकिन वो कर्म का एक कारण है। कर्म का जो मूल कारण है वो तो अस्तित्व में होने का नियम है, उसका प्रावधान होना है, उसका पॉसिबिलिटी होना है। जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है वो हम कैसे करेंगे? मतलब ये हम अपनी खुद में ही एक इमेज बनाए होते हैं, अपना ओवर एवोल्यूशन करके बैठे होते हैं, वही है। और क्या? अपनी खुद में छवि बनाए हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे दुनिया बाद में है, हम पहले हैं। हम पहले हैं। हम भूल जाते हैं कि अस्तित्व पहले है, हम बाद में हैं। ठीक है, हमारे सर बार बार कहते रहते हैं कि आप कुछ कर तब पा रहे हो जब आप हो। होने के लिए क्या किए हो? होना तो अस्तित्व सहज विधि से है ना जी, उसके बाद आप कुछ कर रहे हो। शरीर अस्तित्व सहज विधि से मिला हुआ है, उसके बाद आप कुछ कर रहे हो। ये जो जो अस्तित्व में स्वाभाविक रूप से हमको मिलता है उस पर हम आंख मूंद लेते हैं, हम अपने करने से शुरू करते हैं और उसमें भी सिर्फ अपने करने को देखते हैं, बाकी सब जो कर रहा है वो दिखाई नहीं देता है। अहंकार यहाँ खड़ा है। तो हम अहंकार तोड़ने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि अहंकार छोड़ दो। हम क्या कर रहे हैं? अस्तित्व सहज अहंकार का कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव ढूंढा, सरलता। किसी भी निगेटिव को छोड़ने का अप्रोच बता रहा हूँ, उसको पकड़ लीजिए तो आप सब जगह अप्लाई कर लीजिएगा। अहंकार एक निगेटिव चीज़ है जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं।
उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ क्या है? तो सरलता। अब सरलता के भाव को अपने में विकसित करने के लिए अस्तित्व की किसी वास्तविकता को हम समझने का काम करते हैं और उस पर अपने ध्यान को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। स्वाभाविक रूप से सरलता विकसित होती जाती है, अहंकार का उन्मूलन होता चला जाता है। अप्रोच समझ में आया? तो हम यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं कि अहंकार छोड़ दो, हम यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं कि अहंकार बुरी चीज़ है। ठीक, कोई शुरू करना चाहे तो कर ले, बट हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो तो ये कि अस्तित्व सहज वास्तविकता को पहचान करके उस पर ध्यान बनाए रखने का काम कर रहे हैं, और एक ऐसी अस्तित्व सहज वास्तविकता को पहचानने का काम कर रहे हैं जिस पर ध्यान के बने रहने से सरलता स्वाभाविक रूप से अपने अंदर आती है। सरलता होने के बावजूद भी हम करते तो हैं, जहाँ अहंकार नहीं है तो वो भी कर रहा है। वही सरलता के बाद हम जब करते हैं तो होने की प्रमुखता दिखाई देती रहती है, तो करना गौण हो जाता है। इसी को अकर्म कहते हैं। जी कह सकते, अकर्म या अकर्तापन का भाव कह सकते हैं, कर्तृत्व के अभिमान से मुक्ति कह सकते हैं, बट ये सब शब्द डालने की ज़रूरत नहीं है। अध्ययन में सत्र में उस पर हम बात कर लेंगे। हम तो अभ्यास सत्र में इन शब्दों को लाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल बात है। सरलता का अभ्यास करने के लिए इस मूलभूत वास्तविकता दो में से कोई एक जो आपको ठीक लगता हो उसको अपने ध्यान की वस्तु बना लिया जाए। तो जो मूल ध्यान हम आदमी को देख के देते हैं कि आदमी सही समझना चाहता, सही जीना चाहता, अपना शुभ चाहता, हमारा शुभ चाहता, उसके साथ एक बात और ध्यान में रख लें कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके मूल में होने का प्रावधान है, इसलिए कर पा रहा हूँ। सरलता का अभ्यास होता रहेगा। एक आखिरी बात ये भी लिखा हुआ है कि ये जो हमको इतना अहंकार है कि मैं ये बढ़िया कर लेता हूँ, ये अच्छा कर लेता हूँ, मेरा रूप अच्छा है, धन अच्छा है, या जो कुछ भी, हम कमाने में होशियार हैं, हम बोलने में होशियार हैं, हम लोगों को मैनेज करने में होशियार, कोई बात का तो अहंकार होगा ना, किसी होशियारी का। ये पहचानना ज़रूरी है कि हमारे समझदार होने में या जिम्मेदारी पूर्वक जीने के मूल में भी दो बातें हैं। एक, अस्तित्व में उसका प्रावधान है, दूसरा बहुत सारे लोगों का सहयोग है। हम कहानी को अपने से शुरू करते हैं इसलिए अहंकार है। कहानी को थोड़ा पीछे ले जाके शुरू करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि स्वयं के होने में भी अपना कोई रोल नहीं है, शरीर के होने में भी माँ बाप का रोल है, अपना कोई रोल नहीं है, और आज भी जो हम इतना कुछ बोल रहे हैं तो भाषा को देने में भी किसी का रोल है, समझदारी के होने में भी बहुत सारे लोगों का सहयोग है। ठीक, अनगिनत लिस्ट दिखाई देगी। जितना जितना वो सहयोग का लिस्ट देखते जाएंगे उतना उतना अपना अहंकार डाउन होता जाता है, सरलता का उदय होता जाता है। पॉसिबिलिटी, संभावना, वही नीचे लिखा है कि हमारे समझदार और जिम्मेदार होने में प्रकृति का बहुत सारा योगदान है, अस्तित्व का बहुत सारा योगदान है, परंपरा का बहुत सारा योगदान है, और आज जो लोग हैं उनका भी बहुत सारा योगदान है। ये 3 लेवल पे लिखा है। नेचर या एग्जिस्टेंस का योगदान है, ह्यूमन ट्रेडिशन का बहुत सारा योगदान है, और श्रेष्ठ लोगों का, हमको जिन्होंने सहयोग किया है उनका योगदान है। बहुत सारा योगदान ट्रेडिशन का है, जो मैंने कहा ना, आग की खोज नहीं हुई होती, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता, 50 साल पहले किसी ने मोबाइल में कुछ काम नहीं किया होता, हम आज पहले दिन स्मार्टफोन बना देते क्या? हमको लगता है हमने स्मार्टफोन बना दिया तो बड़ी बात कर दी, उसके पीछे किसी ने 30 साल 40 साल 50 साल मेहनत करके दिया है, तब हम कर पा रहे हैं। ये है ट्रेडिशन का योगदान। आज के दिन भी देखेंगे तो हम मोबाइल के एक टुकड़े का कोई रिसर्च करते हैं, 200 चीज़ें तो कोई और उसमें कर रहा होता है, वो सब के आधार पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ज़्यादातर जगहों पे तो लोग बनाने का दावा करते हैं वो असेंबल कर रहे होते हैं बाकी सब जगह से सामान ला के। तो अपना ही करना दिखाई दे तो अहंकार है। सरलता के लिए 2 में से एक जगह है, या तो दूसरे का कंट्रीब्यूशन देखना शुरू करते, ठीक, या एग्जिस्टेंस में पॉसिबिलिटी होने का पहले है, ठीक, हमारा करना उसके बाद है। इस बात को देख लें, जो ठीक लगता हो उसी से चल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इससे चल रहे हैं कि उससे चल रहे हैं। मूल बात यह है कि जो ठीक लगता है उसको अपनी स्मृति में लगातार बनाए रखने का काम किया जाए।
फंडामेंटल बात यह है कि जो मूलभूत सिद्धांत अपने को इसमें से अपील करता है सरलता के अभ्यास के लिए, उस मूलभूत सिद्धांत पर अपने ध्यान को सतत बना करके रखा जाए, ये अभ्यास की वस्तु बनती है। तो बार बार देखिएगा तो सरलता के भाव के अभ्यास को हम किसी भाव से नहीं शुरू कर रहे हैं, किसी विचार से नहीं शुरू कर रहे हैं, किसी करो ना करो से नहीं शुरू कर रहे, बल्कि अस्तित्व की उस मूलभूत वास्तविकता को पहचानने का काम कर रहे हैं, जिस पर ध्यान के बने रहने से सरलता हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आती है। ये सरलता को लाने के लिए और अपने मन को खत्म करने के लिए एक ही बात है दोनों। शक्ति का भी नाम लेते हैं कि ये उसी के द्वारा ही हो रहा है। वही उसी के द्वारा हो रहा है वाला अप्रोच हमारा नहीं है। कोई लेना चाहे तो ले, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन वो ये बात याद रखनी चाहिए उसके लिए कि कहते हैं कि एक ब्राह्मण का खूब बढ़िया बगीचा था, कुछ एंड स्टोरी की तरह कोट एंड कोट। तो एक बगीचा था, उसमें एक गाय घुस गई, तो उसने जो है डंडा मार दिया। संयोग ऐसा रहा कि डंडा लगने से गाय मर गई। तो ट्रेडिशनली उसको जो है गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो उसने एग्जैक्टली यही बात कही जो आपने कही कि मैंने तो गाय को मारा नहीं, ठीक, किसी ने मरवा दिया हमसे, किसी देवी ने, देवता ने, परमात्मा ने, नियति ने, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, ठीक, तो गाय मर गई। ठीक एक डंडे से मरती भी नहीं है, ये तर्क भी है उनके पास। ठीक, एक डंडे से अगर मर गई है तब तो पक्का है कि परमात्मा की यही इच्छा थी, मेरा तो कुछ नहीं है इसमें। तो एक तरफ तो ऐसे चलता है। तो कहते हैं कि अब यमराज फंस गए संकट में कि क्या किया जाए। ठीक, तो फिर किसी ने सलाह दिया होगा उनको, तो एकदम सिंपल आए और उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी बगिए की, ये बढ़िया फूल खिला है, इस मौसम में भी इतना खिला रखे हो, लोगों का तो एक नहीं होता है, तुम्हारे इसमें इतना हो रखा है, ये सब किसने किया है? मैंने किया है। ठीक है, तो भाई जब प्रशंसा हो रही है उसकी तब तो मैंने किया है, जब समस्या हो रही है तो परमात्मा ने किया है। अगर ऐसा किसी शक्ति को ढूंढ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि कुछ ज़्यादा काम नहीं करेगा वो विधि। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सजगता चाहिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए। हम जो विधि सजेस्ट कर रहे हैं वो तो एकदम सिंपल कर रहे हैं कि अस्तित्व की उस मूलभूत वास्तविकता को पकड़ा जाए, जिस पर ध्यान के बने रहने से स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर सरलता आती है। अब आप अगर इस अप्रोच को देखेंगे ना, ये हर जगह लागू होगा। कृतज्ञता के अभ्यास के लिए भी यही लागू होगा। अस्तित्व की उस मूलभूत वास्तविकता को देखा जाए, जिस पर ध्यान के बने रहने से कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से आती है। गौरव का भी यही अभ्यास होगा, स्नेह का भी यही अभ्यास था, सम्मान का भी यही अभ्यास होगा, ममता का भी यही अभ्यास होगा, वात्सल्य का यही अभ्यास होगा। हर अभ्यास का बेसिक एक ही बात है, अस्तित्व की उस मूलभूत वास्तविकता को पकड़ा जाए, जिस पर ध्यान के बने रहने से वो भाव हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आता है। तो हमारा फंडामेंटल काम दो बचता है, अस्तित्व की उस मूलभूत वास्तविकता को पहले पहचानना या ढूंढना, दूसरा वो वास्तविकता ठीक लगती है तो उस पर अपने ध्यान को सतत बनाए रखने का प्रयास करना। उपलब्धि क्या होगी? जिस वास्तविकता पर आप ध्यान को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे वो आपका स्वत्व हो जाता है, वो आपका अपना हिस्सा हो जाता है, उसकी समझ आप में विकसित हो जाती है, आप उसके साथ तदाकार हो जाते हैं। भाषा कुछ भी कहिए, मतलब एक है, मतलब एक है। जी, इसको शास्त्रों में आर्जव शब्द से, जी, आर्जव रिजु शब्द से बना है। रिजुता को आर्जव कहते हैं, रिजु से बनता है आर्जव, सीधा, सरलता। अप्रोच समझ में आया? क्या अप्रोच ले रहे? किन्हीं को नहीं समझ में आया हो तो बताइए। कुछ नहीं, हम कह रहे हैं सबका एक ही मतलब है, सामान्य मतलब है उसका कि वास्तविकता हमको समझ में आ जाती है, मेरे ध्यान में हमेशा बनी रहती है। हम एकदम सिंपल लाइन कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के अभ्यास का फल ये होता है कि जिस वास्तविकता पर हम ध्यान को बनाए रखते हैं, उस वास्तविकता का हमको बोध हो जाता है। ठीक है,
वो वास्तविकता सदा मेरे ध्यान में बनी रहती है, वो मेरे जीने का आधार बन जाती है। हम इतना सिंपल लाइन कह रहे हैं, बाकी सब तो लच्छेदार भाषा है जी, और कुछ नहीं है।